ना नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं, ना सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब ये आएगा नहीं। सरकार ने इसको ना ठंडे बस्ते में डाला है, ना नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं। सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने खेलने का अंदाज थोड़ा सा बदल लिया है। वो क्यों बदला है वो समझने की चीज़ है। बड़े जोर शोर और हल्ले हंगामे के बीच मोदी सरकार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में लेके आई थी। लेकिन जितने हल्ले हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, उतनी ही शांति के साथ इसे जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। और उसके बाद लोग हैरान हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्या। कुछ लोगों को लग रहा है क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने उनके साथ धोखा कर दिया, छल कर दिया। जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित हो जाएगा और वक्फ को जिस तरह की असीमित शक्तियां दे दी गई हैं उन पर विराम लग जाएगा, और कम से कम इस तरह की जो गड़बड़ियां, जो ज़मीनों पर कब्जा करने का काम जो वक्फ बोर्ड कर रहा है, उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये विधेयक जो है जेपीसी के पास भेजा गया, लोग हतप्रभ हैं कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार के फंक्शन करने का तरीका नहीं है। अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी सरकार जो भी विधेयक लाती है, बिल लाती है, वो लाती है, उसको पास करवाती है और उसको सीधा लागू कर देती है। अब तक पूरे आप 2014 से अब तक देखेंगे तो पूरा का पूरा यही आपको मॉडस ऑपरेंडी दिखेगा, यही काम करने का तरीका दिखेगा। 2015 के बाद सोचिए, 2014 में मोदी सरकार आई थी और 2015 के बाद ये पहला विधेयक है जिसको जेपीसी के पास भेजा गया है। तो फिर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिसको बड़े जोर शोर से एक विधेयक लाया गया था, जिसको ये कहकर कि बड़ा शानदार कानून बनाएंगे हम, उसको अचानक चुपके से जो है उसको जेपीसी के पास सरका दिया गया और जेपीसी की टीम भी गठित कर दी गई। कई लोगों को लग रहा है कि शायद बीजेपी बैकफुट पर आए। कई लोगों को लग रहा है क्योंकि अब इस चुनाव में नरेंद्र मोदी पूरी तरह से वो जो है बाकी पार्टियों के भरोसे हैं, उनको अपने दम पर उनको बहुमत नहीं मिला है, उनको जेडीयू और उनको टीडीपी के साथ मिलाकर बहुमत मिला है। तो कहीं ना कहीं टीडीपी और जेडीयू ऐसी पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोटों पर चलती हैं। तो इसलिए कई लोगों को लगता है कि बीजेपी ने इसलिए कदम खींच लिए कि उसका सपोर्ट ना बिखर जाए। हालांकि जब ये बिल लाया गया था तो उस वक्त तमाम पार्टियों ने, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने इस बात को लेकर के जो है कोशिश की थी कि इस कानून को लेकर, इस बिल को लेकर के जो जेडीयू और टीडीपी जैसी पार्टियां हैं वो बीजेपी से नाराज़ होकर उनका समर्थन खींच रहे हैं। उनको बाकायदा भड़काने की कोशिश हुई थी। कई सांसदों ने कहा कि अच्छा, आप ये जो है आप नया बिल ला रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल ला रहे हैं, लेकिन आपने क्या जेडीयू से और टीडीपी से पूछ लिया? इस तरह से कोशिश की जा रही थी कि अब ये लोग आएंगे और ये लोग सेकुलरवाद के जो है संरक्षक बनेंगे और इस बिल को रोक देंगे, ऐसे लोगों को उम्मीद थी। लेकिन संसद के अंदर टीडीपी ने और साथ साथ जेडीयू ने, दोनों के सांसदों ने खड़े होकर साफ जो है कहा कि हम इस विधेयक के समर्थन में, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करेंगे। बल्कि जेडीयू के सांसद जो ललन सिंह हैं, उन्होंने तो जिस तरह से गरज कर इसका समर्थन किया था, उससे साफ लग रहा है कि जेडीयू बिल्कुल साथ खड़ी है, टीडीपी भी साथ खड़ी है। पर अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर सरकार ने अचानक से इस विधेयक को जेपीसी के पास क्यों भेज दिया? क्या नरेंद्र मोदी को कोई डर है, कोई आशंका है, या नरेंद्र मोदी जो हैं पिछली बार से, पिछले 2 बार की तुलना में इस बार जो है वो कुछ घबराए हैं, डरे हैं और वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे? लोग इस तरह की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीजेपी समर्थक ही हैं वही लोग, कई लोग मुझसे ही पूछ रहे थे कि क्या हमको गच्चा दे दिया क्या, कि भाई हमको खुश कर दिया। और कई बीजेपी विरोधी जो सांसद ये कह भी रहे हैं कि इन्होंने हिंदू वोटों को सिर्फ खुश करने के लिए लेकर आए और उसके बाद जेपीसी में भेज दिया। लेकिन यकीन करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं, ना सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया, अब ये आएगा नहीं। सरकार ने इसको ना ठंडे बस्ते में डाला है, ना नरेंद्र मोदी बैकफुट पर हैं। सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपने खेलने का अंदाज थोड़ा सा बदल लिया है। वो क्यों बदला है वो समझने की चीज़ है। इसको मैं कई बिंदुओं में समझाता हूँ। पहला बिंदु, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, मैंने जैसे बताया 2015 के बाद
ये पहला विधेयक है जिसको मोदी सरकार ने जेपीसी के पास भेजा। तो मोदी सरकार लगातार बिल लाती थी, पास करवाती थी। इसको लेकर विपक्ष ने एक छवि बनाने की कोशिश की कि ये लोग चर्चा नहीं करते, ये लोग मनमानी करते हैं, ये लोग जो हैं मोदी जो हैं तानाशाह हैं और ये कोई भी विधेयक लाते हैं और हम पर थोप देते हैं, देश में चर्चा नहीं होती। इसी तरह के आरोप लगाकर देश में कृषि कानूनों के खिलाफ सीए को लेकर किस तरह का माहौल बनाया गया था आपको अच्छी तरह से याद है। सीए को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके बाद जो है एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया कि ये संविधान विरोधी है, उसके कारण सरकार बैकफुट पे आई और 2-3 साल तक सीए कानून जो है वो पास होने के बावजूद लागू नहीं कर पाई थी सरकार। अब जाकर उसने लागू किया है। कृषि कानूनों को आपको मालूम है, सरकार को इतना विरोध हुआ, इतना नैरेटिव बना, दुनिया भर में जिस तरह की हवा बनाई गई, उसके बाद कृषि कानूनों को सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन इन सब से सीखते हुए और ये देखते हुए कि इस बार सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं है, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खेलने का अंदाज बदला है। जैसे होता है ना, कई बार खिलाड़ी जो है देखता है कि अच्छा हवा का रुख इधर है और सामने वाला बॉलर जो है इस तरह का है, तो चलो आज मैं थोड़ा सा जो है अलग तरह से खेलता हूँ, पहली बॉल से मारने की कोशिश नहीं करूँगा, थोड़ा सा आंख जमा लूँ, उसके बाद जो है हिट करूँगा। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई है। फिर कह रहा हूँ कई बिंदुओं में समझिए। पहली बात, जेपीसी को भेजने का, मैं फिर कह रहा हूँ जेपीसी का मतलब ये नहीं कि ठंडे बस्ते में, जेपीसी के 4 महीने का वक्त है और सरकार ने कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी इस पर डिस्कशन होगा, डे टू डे डिस्कशन होगा और इसको अगले सत्र से पहले जो नवंबर दिसंबर में जो शीतकालीन सत्र होगा उससे पहले जेपीसी की पूरी कंसल्टेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद इसको शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। अब इसको बिंदुवार समझिए कि नरेंद्र मोदी ने दरअसल किस तरह से बड़ी चतुराई से काम किया। एक बात, जेपीसी में बिल जाने का मतलब यह है कि अब क्या होगा, जेपीसी की बैठकें होंगी। जेपीसी की बैठक में मैं अपने बिंदु पर आऊँ, एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। जैसे मैंने पहले भी कहा, 31 सदस्यीय जो है जेपीसी की टीम बना दी गई है, जिस सदस्य बना दिए गए हैं। 21 जो हैं वो लोकसभा से हैं और 11 जो हैं और 10 जो हैं वो राज्यसभा से हैं। अब इसमें हमेशा जेपीसी का जो गठन होता है, जेपीसी के गठन में हमेशा ऐसा होता है कि उसमें जो है सरकार का बहुमत रहता है, जो सत्ताधारी पार्टी, क्योंकि जिस पार्टी की जितनी संख्या उसी हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमेशा जेपीसी में सरकार की भागीदारी होती है, सरकार की बड़ी भागीदारी होती है। तो सरकार जब बहुमत से कोई निर्णय होना होता है तो सरकार के पक्ष में ही होता है। तो इसलिए जो है जेपीसी में लाने से ऐसा नहीं होगा कि सरकार के विरोध में कोई माहौल होगा, पक्ष में सरकार की होगा। हाँ, होता क्या है, जेपीसी में इतने ज़्यादा हल्ला हंगामा होता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि कई बार वोटिंग नहीं होती, कई बार जो है बहुत गंदगी होती है, बहुत सारी जो है जो लोग विपक्ष में होते हैं वो लोग बहुत गंदगी करने की कोशिश करते हैं, मीडिया में खबरें बनाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो है सब कुछ है। भ्रष्टाचार के मामलों में खासकर जेपीसी की बात होती है, तो राहुल गांधी बार बार भ्रष्टाचार के मामलों में जेपीसी की बात करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। जितनी बार जेपीसी बैठेगी उसमें आप झूठ सच कुछ भी बोलेंगे वो मीडिया में जाएगा, खबरों में जाएगा, उससे आपको सरकार को बदनाम करने में मदद मिलती है। इस तरह की खबरें उछालकर फैसला कुछ नहीं होता, फैसला सरकार के हक में होता है, लेकिन एक माहौल बनाने में विपक्ष को और जो वोकल सदस्य होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है। अब यहां पर नरेंद्र मोदी ने, जैसे मैंने कहा, फिर आ रहा हूं, पहला पॉइंट क्या कि अब जो जेपीसी में जाएगा तो अब क्या होगा, 4 महीने तक जब इसकी बैठकें होंगी, जब जब बैठक होगी तब तक बोर्ड पर तब तक चर्चा होंगी। अब यहां जो चर्चा होंगी वो सरकार को बदनाम करने के लिए तो 2 ही पॉइंट हैं जो विपक्ष कह रहा है कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ है, और दूसरा जो है, दूसरी बात क्या कही जा रही है, दूसरी बात ये कही जा रही है कि संविधान विरोधी है। अब मुसलमानों के खिलाफ तो मोदी सरकार के हर फैसले को कहा जाता है, तो उससे मोदी सरकार को कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता। संविधान को लेकर जो ये बनाई जा रही है नैरेटिव, इसको सरकार जो है ध्वस्त करने की कोशिश करेगी। तो जितनी ज़्यादा चर्चा होगी इस जेपीसी की बैठकों में वक्फ बोर्ड की, उतने ज़्यादा वक्फ बोर्ड के जो काले कारनामे हैं वो देश के सामने आएंगे। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि वक्फ बोर्ड जो है वो सेना और रेलवे के बाद देश में सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है। 1/3 दिल्ली, सोचिए दिल्ली कितनी बड़ी है, 1/3 दिल्ली जो है वो वक्फ बोर्ड के पास है कि इतनी ज़मीन उसके पास है। और पिछले 15 सालों में इसके पास जो ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है वो दुगनी हो गई है। तो सोचिए, क्योंकि 2013 में दरअसल जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो असीमित ताकत दे दी थी, इतनी ताकत दे दी थी कि भाई इसको लेकर के जो है वक्फ बोर्ड को बस कहीं जाना कहना ये हमारी ज़मीन है। उसके बाद
आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप ट्राइब्यूनल में घूमते रहिए और ट्राइब्यूनल भी उन्हीं का होगा और ट्राइब्यूनल का फैसला अंतिम होगा। ट्राइब्यूनल के फैसले को चुनौती भी नहीं दी जा सकती, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। तो इस तरह का एक पूरी ताकत दे दी थी, असीमित शक्ति। इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण वक्फ बोर्ड ने जगह जगह जाकर ज़मीनों पर दावे ठोकने शुरू किए। ये तक कह दिया कि भाई जो एक तमिलनाडु का गाँव जो है, जो करीब 1500 पुराना गांव है, जिसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर है, उस गांव को भी इन्होंने कह दिया कि पूरी वक्फ की संपत्ति है। अब आप सोचिए कि इस्लाम जो है, जिनके पैगंबर साहब जिनका 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 ये लोग कहते हैं, वो 1400 साल पहले आए। तो पैगंबर साहब की चर्चा आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले जो गांव था, जो मंदिर था, उसको भी इन्होंने वक्फ बोर्ड की बता दिया। भला ये कैसे हो सकता है? तो ये तो इस तरह की फेक एक जो है असीमित जो ताकत मिली, उसके कारण ये सब कुछ हो रहा था। अब ये तो एक कहानी है। अब जब वक्फ बोर्ड के ऊपर रोज चर्चा होगी, तो रोज इस तरह की कोई ना कोई कहानी मीडिया में आएगी, रोज इस तरह की। तो उससे क्या होगा कि एक तो विपक्ष कमजोर होगा, दूसरा सरकार पब्लिक ओपिनियन बनाने में कामयाब होगी इसको लेकर के। अभी भी देखिए पब्लिक ओपिनियन तो इसके साथ में है वक्फ बोर्ड को लेकर। सिर्फ जिन लोगों का वक्फ बोर्ड पर कब्जा है, जो कुछ कट्टरपंथी है, सिर्फ उनका पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है इसमें वो खेल कर लेते हैं, उसमें ज़मीनों का कब्जा कर लेते हैं और वो करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, और वक्फ की ज़मीनों का कुछ होता नहीं, जिसको इनको बेचना होता है वैसे बेच देते हैं। ये सारे गोरख धंधा चल रहा था। अब ये गोरख धंधा से रुकने से सिर्फ वो लोग प्रभावित होंगे जो इस धंधे के में फ़ायदा कमा रहे थे। तो अब जो है, एक तो ये कि इनकी काले कारनामे निकलेंगे तो इनके खिलाफ स्टोरी बनेगी, पब्लिक ओपिनियन होगा। दूसरा, जो सरकार मुस्लिम संस्थाओं से भी बात कर रही है, बहुत सारे जो जो गरीब मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, वो ऑलरेडी जो लोग इन वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके बैठने वालों से जो त्रस्त हैं, वो भी धीरे धीरे इनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये मुस्लिम भी जब बोलेंगे तो मुस्लिम विरोध का, संविधान विरोध का जो पूरा एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है, वो नैरेटिव इनका ध्वस्त हो जाएगा। अब ये तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जेपीसी में जाने के बाद जब जेपीसी से ये बिल आएगा, ये जब बिल संसद में आएगा, तो विपक्ष के पास ये नैरेटिव बनाने का मौका नहीं होगा, विपक्ष के पास ये आरोप लगाने का मौका नहीं होगा कि भाई आपने कंसल्टेशन नहीं की। सरकार कह देगी हम तो 4 महीने से कंसल्टेशन कर रहे हैं, जेपीसी बनाया, जेपीसी में कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव बनाया जाता है कि ये तानाशाही है, सुनते नहीं है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी लाद देते हैं, वो नहीं कह पाएंगे। तो ये कंसल्टेशन के बाद जब आएगा, ये बहुत संभव है, इस बात की संभावना है कि कंसल्टेशन के बाद हो सकता है 1-2 सुधार उसमें कर दिए जाएँ और कह दे सरकार, विपक्ष को और दुनिया को ये भी दिखा दे, देश को ये भी दिखा दे कि देखो भाई हमने विपक्ष की बात मान ली, इसमें सुधार भी कर दिया है। तो इस तरह से एक नैरेटिव बिल्डिंग जो है, नैरेटिव बनाने का जो काम है, और जो विपक्ष नैरेटिव बनाता है, उससे इनको निजात मिल जाएगी और विपक्ष की तमाम नैरेटिव्स को ध्वस्त करने के मकसद से ये पूरी की पूरी प्रक्रिया की गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सरकार ने एक अकलमंदी दिखाई है। दरअसल लोकसभा में तो सरकार पारित करा लेती, लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन राज्यसभा में जो है फिलहाल सरकार सहयोगी पार्टियों के भरोसे है। राज्यसभा में अगर बीजेडी या फिर कुछ भी 2-4 सदस्य जो है, जो एनडीए के सदस्य हैं, या बीजेडी जिसको जो बाहरी सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट सरकार को नहीं करते तो फिर सरकार कम से कम 2 वोटों से इसको राज्यसभा में पारित नहीं करवा पाती। जो राज्यसभा का अभी जो तस्वीर है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। वाईएसआर कांग्रेस, जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, वाईएसआर कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो वो अक्सर सरकार के कई चीज़ों पर सपोर्ट करती रही, उसने कह दिया। तो बीजेडी के साथ है, लेकिन बीजेडी भी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो सरकार के लिए मुश्किल आ जाएगी। इसलिए सरकार ने इसको जेपीसी में भेज दिया। अब जेपीसी में भेजने का मतलब क्या है? जेपीसी में भेजने का मतलब है कि जब तक 4 महीने तक कंसल्टेशन होगा जेपीसी में, तब तक राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत आ जाएगा। क्योंकि सितंबर में जो राज्यसभा की कई सीटों का चुनाव होना है, 12 सीटें जो हैं राज्यसभा में खाली हैं और इन सीटों का चुनाव होना है। और इन जहां पर चुनाव होना है, इन चुनावों के साथ साथ जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि 4 जो नॉमिनेटेड सीट हैं वो भी राज्यसभा की खाली हो चुकी हैं। तो 4 नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह से करते हैं? वो कैबिनेट की, प्रधानमंत्री की सलाह से करते हैं। तो यहाँ पे सरकार के पास एक अवसर है कि वो 4 सदस्यों को नॉमिनेट करे। तो एनडीए की जो संख्या है वो 4 नॉमिनेट सदस्यों से बढ़ जाएगी। चुनाव होगा 3 सितंबर को। चुनाव भी जो होगा उसमें बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों के जीतने की पूरी जो है गुंजाइश है। तो ये जो चुनाव होगा, नॉमिनेट सदस्य आएंगे, इससे क्या होगा? इससे बीजेपी को पूरा एक कुशन मिल जाएगा और बीजेपी
राज्यसभा में भी पूरी तरह से बहुमत में आ जाएगी। अभी बीजेपी को 119 बहुमत का आंकड़ा चाहिए फिलहाल जो है राज्यसभा में कुछ भी पारित कराने के लिए, और एनडीए के पास, बीजेपी के पास अपने सहयोगियों के साथ 117 हैं। लेकिन जब ये चुनाव सब संपन्न हो जाएंगे तब बहुमत का आंकड़ा जो है वो 121 का होगा, और सरकार के पास ये 121 का आंकड़ा पूरी तरह से आ चुका होगा। तो इस तरह से 17 हैं और 18, 19, 20, 21 4 नॉमिनेटेड हो जाएंगे समझिए। और बाकी जो चुनाव होंगे, जिन चुनाव में बीजेपी अपने कैंडिडेट्स या अपने सहयोगियों को कैंडिडेट जितवा लेगी, वो अलग तरह से होगा। तो इस तरह की तस्वीर यह है कि लोकसभा में पारित हो जाएगा, राज्यसभा में पारित हो जाएगा, विपक्ष के जो नैरेटिव है उन नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया जाएगा, एक पब्लिक जो ओपिनियन है वो और बनेगी। वक्फ बोर्ड की जो ब्लैकमेलिंग की जो चीज़ें हैं, वक्फ बोर्ड का जो काले धंधे हैं, वो पब्लिक के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। मुस्लिम समाज में भी एक तबका जो है वो सरकार के साथ धीरे धीरे जुड़ने लगेगा। ये सारी चीज़ें सरकार अच्छे से मैनेज कर लेगी और उसके बाद एक फेक नैरेटिव बनाने की चीज़ें नहीं होंगी। मीडिया में लगातार जब तक 4 महीने तक होते रहेगी, मीडिया में लगातार इसकी चर्चा होती रहेगी। तो ये सब चीज़ें सरकार ने जो करी हैं वो कहीं बैकफुट पर आना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजी में चेंज किया है। और मुझे लगता है ये जो स्ट्रैटेजी में चेंज किया है ये कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ के किया है। और ये नरेंद्र मोदी एक नए स्टाइल से अब खेल रहे हैं। बदली हुई परिस्थितियां हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, उन बदली हुई परिस्थितियों में मोदी अब नए तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इस बैटिंग से भी नरेंद्र मोदी जिस तरह से अपने बाकी विधेयक पारित करवाते रहे हैं, उसी तरह से ये भी जो है गेंद तो बाउंड्री के पार जानी ही है, छक्का लगना ही है, बट स्टाइल थोड़ा सा बदला है। सही मौके को देखकर, सही टाइमिंग को देख करके अब वो गेंद को बाउंड्री के पार भेजेंगे। विधेयक तो ज़रूर पारित होगा, इतना तय है। अब उस बीच जो है 4 महीने का सरकार कैसे सदुपयोग कर सकती है वो आप भी देखिए, हम भी देख रहे हैं। कंसल्टेशन चलेगा, आपको भी बहुत सारी जो वक्फ बोर्ड की जो कारगुजारियाँ हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, देश और दुनिया को पता चलेगी। तो ये पूरा का पूरा खेल है। तो ज़्यादा घबराइए मत, ये वक्फ बोर्ड में तो संशोधन होगा, होकर रहेगा। ये जो इनकी बदमाशियां हैं, जो इनकी धांधलियां हैं, वो सब धीरे धीरे बंद करेगी मोदी सरकार। ये तय कर चुकी है तो ये करके दिखाएगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।